नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की, जहां सुल्तानगंज अंचल में कार्यालय में लगा है दलालों का जमावड़ा। आगे चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां विधायक मनीषा अनुरागी ने पत्रकारों से की वार्ता, गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के रहने वाले अशोक कुमार ठाकुर से भूमिहीन महिला को वासीगत पर्चा दिलाने के नाम पर अंचल कार्यालय सुल्तानगंज के बिचौलिया विजय यादव के द्वारा ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले को लेकर जहांगीरा गांव के रहने वाले अशोक कुमार ठाकुर ने भागलपुर के वरीय अधिकारी डीसीएलआर व कमिश्नर को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है। वहीं अंचल कार्यालय के कर्मी द्वारा उनका बचाव करते हुए वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने की बात भी कही जा रही है, जबकि विजय यादव को किसी भी समय अंचल कार्यालय व अंचल अधिकारी आवासों में देखे जाने की बात भी कही जा रही है, जो खुलेआम पैसे का लेन देन कर दाखिल खारिज को अस्वीकृत व स्वीकृत अंचल पदाधिकारी के द्वारा कराया जा रहा था। ये बात भी लोगों के द्वारा कही जा रही है। वहीं वरीय अधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण करने पर सारा मामला भंडाफोड़ हो सकता। इसकी शिकायत बिहार सरकार की मुख्यमंत्री भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पटना को भी सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं की गई है, जिससे अंचल सुल्तानगंज में दलालों की खुलेआम दुकानदारी होते देखे जाने की बात कही जा रही है। हेलो। हाँ विजय भैया। हाँ अरे हम चंदन बोल रहे हैं भैया। हाँ कितना दिन से भैया परेशान रहिए हम जमीन वाला में। हाँ बोलो तोरो पास में गेलिए, तोरो पैसा गेलिए अच्छा आइए ना, शाम में आकर के भेंट कीजिए, हम निदान कर दे रहे हैं। मेरा सना है तो उसका कैसे हो गया मोटे सर? देखिए हमको भी जानकारी नहीं है, अभी हमको फोन किए थे जोगिंदर बाबू, सर ठीक ना, तो हम हाँ। बोले ठीक है, उनको बोलिए हमारे पास भेज दीजिए, हम उनका निदान कर देते हैं। जाने को ठीक सर है। के भी पैसा दिली तो सब बात जो नहीं रो छो, सब चीज इतना बोले ओकर कैसे कर देते हैं? अच्छा शाम में आइए ना, शाम में आकर के हमसे भेंट कीजिए घर पे, ठीक है। अच्छा ठीक है। नाम अशोक कुमार ठाकुर हुआ। मैं जंगीरा गांव का रहने वाला हूं। मैं जाति का नारी हूं। मैं भूमिहीन हूं। मैं पर्चा के लिए अंचलाधिकारी ऑफिस में कागजात दिया था। अंचलाधिकारी अमीन और कर्मचारी द्वारा यहां से कागज को बना करके डीसीएलआर ऑफिस भेजा गया। डीसीएलआर ऑफिस से पर्चा का कागज जब आया तो विजय यादव मेरे जो मोदी टोला के रहने वाले हैं मेरे घर पर गए और कागजात को दिखाए, बोले कि इसमें इतना पैसा 1.5 लाख रुपया दो, तुम्हारा ज़मीन हो जाएगा। मैंने कागज़ को देखा तो मैंने देखा कब सोचे कि मेरा काम हो जाएगा। मैंने किसी तरह से व्यवस्था करके उधार ले करके 55,000 रुपया विजय यादव को दिए हाथ में। कौन विजय यादव? विजय यादव जो मोदी टोला के रहने वाले हैं, उन्हीं को दिए? उन्हीं को दिए। जी जी। वो कहा कि और बाद में पैसा लेने के बाद सीओ साहब से बात करवाए, कहा कि आपका काम हो जाएगा। कौन सी से? शंभू शरण राय सीओ से। और शंभू शरण राय सीओ से पैसा कहा कि आपका काम हो जाएगा। कौन के द्वारा बातचीत कराया। आज कौन कराया? विजय कहाँ का बताए रहने वाले? मोदी टोला के। मोदी टोला का। अब वो मिलता कहाँ है? अंचलाधिकारी में रात दिन रहता है, घर पर जाते हैं, बैठने होती है, फोन भी करते हैं तो फोन भी रिसीव नहीं करता है। अब क्या कहता है? अब क्या कहता है, कुछ नहीं, भेंटे नहीं होते, हो जाएगा 2 दिन में 5 दिन में, इसी तरह से दोगाते हमको परेशान कर दिया। आपका पैसा ठग लिया? ठग लिया। कितना ठगा है? 55,000। कौन ठगा है? विजय यादव। विजय यादव। तो आप पैसा देने का प्रूफ है आपके पास? पैसा देने में वही कागज देकर पैसा दिए। प्रूफ हम लोग के क्या मन में पाप नहीं, अपना प्रूफ रखने का सामान ही नहीं है जो कि हम प्रूफ ले सकें। तो पैसा इसके लिए लिखित भी आवेदन दिए किसी को? हाँ, कमिश्नरी ऑफिस में दिए हुए हैं। और किन को दिए हैं? डीसीएलआर ऑफिस में दिए हुए हैं। आवेदन लिख के दिए हैं? जी, आवेदन तो डीसीएलआर ऑफिस में बहुत पहले दिया, अब तंग आकर के कमिश्नरी ऑफिस में दिया। तो क्या लिख वहाँ से क्या अवगत मिला? अभी कुछ रिपोर्ट नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। कब दिए हैं? भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा एक शातिर टप्पेबाज रशीद उर्फ राशिद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक 4 पहिया इंडिका व अवैध असलाहा भी बरामद हुआ है। वहीं 3 साथी मौका पाकर फरार हो गए, जिनके विरुद्ध थाना शिकोहाबाद पर मुकदमा पंजीकृत है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इस शातिर अपराधी को कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। कल पुलिस ने मुठभेड़ में एक अभी गिरफ्तार किया है, जिनका एक गैंग है 3-4 लोगों का, जो 4 व्हीलर में लोगों को बैठाते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करके टप्पेबाजी करके सामान का उनका लूट लेते हैं। इसका एक कल सूचना मिली पुलिस को कि ये रुस्वा रोड पर है। इसका पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें से एक अभी गिरफ्तार कर लिया, रशीद और राशिद पुत्र फिदा हुसैन निवासी डिक्टोली का। बाकी 3 लोग भागने में सफल रहे हैं और पुलिस को मुठभेड़ करके इसको मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके हिरासत से एक तमंचा 30 बोल के कारतूस मिला है। पुलिस मानी न्यायालय भेज रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां विधायक मनीषा अनुरागी ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसके माध्यम से उन्होंने भाजपा सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर विकास कार्यों को लेकर कई उपलब्धियां गिनाई। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, उसके 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और इस 9 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आप सब लोगों को प्रेस वार्ता के क्रम में यहाँ पर आप सबको आमंत्रण दिया गया और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2004 से 2014 जो भारत के विकास यात्रा में ये जो 10 साल रहे, मैं कहूँगी कि लॉस्ट डिकेड का ये 10 साल जो रहे। और इन 10 सालों में देश ने कमज़ोर नेतृत्व का दंश झेला है। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं। सरकार और एक परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल बर्बाद हुए। इन 10 सालों में भारत को फ्रेगाइल 5 अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। किस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई थी, विकास दर बेहद कम थी, देश का आत्मविश्वास था वो कमजोर पड़ चुका। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर सरेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गेगासों में स्थित मां संकटा देवी के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक बुलेरो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो पलट गई। पलटने के बाद नीम के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे पांडे गांव के पास का है, जहां गेगासों स्थित मां संकटा देवी मंदिर में दर्शन करके परिवार के साथ सभी लोग अपने घर वापस 12 सगवर जनपद उन्नाव जा रहे थे। तभी अचानक सामने से बाइक सवार युवक आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बुलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं गाड़ी में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। विदिशा नगर पालिका में वर्ष 2006 से लेकर 2017 तक 11 साल की भवन अनुज्ञा शाखा के अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग की मंजूरी और हितग्राहियों द्वारा जमा की गई राशि का दस्तावेज नगर पालिका से गायब हो गया है। इस पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बड़े घोटाले की आशंका जाहिर की है। कांग्रेस के पूर्व युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक बाजपेयी ने आरोप लगाया कि प्रत्येक साल विदिशा शहर में सैकड़ों भवन निर्माण की अनुमति ली जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति करीब 15,000 रुपए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जमा कराए जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाने के बाद ये राशि नगर पालिका द्वारा हितग्राही को वापस की जाती है। इन 11 सालों में हजारों घर विदिशा शहर में बने होंगे, जिसकी अनुमति लेने के साथ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जमा की गई राशि लाखों में होगी।
इसका कोई डेटा नगरपालिका के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जानबूझकर फाइलों को गायब किया गया है ताकि बड़े घोटालों को अंजाम दिया जा सके और उसके सबूत भी ना बचे। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट से भ्रष्टतम बन चुकी शिवराज सरकार के जुम्मा 5 महीने बाकी हैं और इस बीच अपने किए गए घपलों, घोटालों और धांधलियों के प्रमाण नष्ट करने की कवायद चालू है। सतपुड़ा भवन की चौथे माले में हमने देखा कि आग लगी थी और बहुत सी फाइलें नष्ट कर दी गईं। उधर विदिशा की नगरपालिका में वर्ष 2006 से 2017 के बीच के वो रिकॉर्ड गायब हो गए जिसमें भवन निर्माताओं ने अपनी तरफ से 7,000 से 15,000 तक का अमाउंट रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जमा किया था। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो अब लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि उन्होंने जो पैसे दिए थे वो वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हम 2018 से देखें, 2018 से लेके अब तक लगभग 31 लाख रुपए जमा किए हैं, तो ये समझिए कि 10 सालों में कितने पैसे जमा किए गए होंगे। जहां एक तरफ विदिशा नगरपालिका अपने संविदा कर्मचारियों को 6 महीनों से वेतन तक नहीं दे रही और वो बेचारे सरकार के डर के कारण बोलने से डर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये एक और घोटाला सामने आया है और इसके पहले भी 1.5 साल पहले राशन कार्ड 8,000 रुपए लेकर बनाने के घोटाले भी सामने आ चुके हैं, जिसके ऊपर छानबीन ठीक से नहीं हुई, जो कि प्री साइंड राशन कार्ड थे। तो यानी कि एक पूरा तबका मिलकर ये धांधली कर रहा था और ये शिवराज सरकार इसके ऊपर पड़ताल करने से डर रही है, बच रही है। इनके सामने एक ही रास्ता है, क्योंकि सरकार तो जाने वाली है, इससे पहले जितने भी घपले के साक्ष्य हैं उन्हें मिटा दिया जाए। बहुत शर्मिंदगी की बात है और हम इस मुद्दे पर आवाज उठा के रहेंगे। देखिए, अधिकारी कर्मचारियों से स्वाभाविक रूप से वो भी मनुष्य हैं, लापरवाही हो ही जाती है और अगर लापरवाही हुई है तो उसकी जांच भी हुई है। राशन कार्ड के मामले में भी दोषी जो है चिन्हित हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब विदिशा नगरपालिका का जहाँ तक सवाल है, मैं नगरपालिका अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए वहाँ मेरे को जो भी नगरपालिका की जानकारी है वो विदिशा नगरपालिका की। रूम हार्वेस्टिंग का मामला हो या विकास शुल्क का मामला हो या भवन अनुमति का मामला हो, ये इसका जो क्षेत्राधिकार है वो सीएमओ तक सीमित है। नगरपालिका निर्वाचित जो प्रतिनिधि रहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित परिषद, इसके अधिकार क्षेत्र में ही आता नहीं है और आता नहीं है, इसलिए इस मामले में जो भी जिम्मेदारी है वो तत्कालीन सीएमओ की जिम्मेदारी रहेगी। वो रिकॉर्ड की जो रखने की जिम्मेदारी भवन अनुमति का जो विभाग है उसको रखना चाहिए और भवन अनुमति देने का अधिकार सिर्फ सीएमओ को है और इंजीनियर्स को है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उन्हीं का है। और आपके माध्यम से संज्ञान में आया एक निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके ये कैसे इतनी गंभीर लापरवाही हुई है इसकी जांच होना चाहिए और अगर लापरवाही हुई है तो दोषी कौन कौन हैं उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। दस्तावेज चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, वो जिम्मेदारी है अधिकारियों की, कर्मचारियों को उनको सुरक्षित रखें। अगर वो नहीं है तो ये जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों की है और भी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके उनके संज्ञान में लाकर जांच कराई जाएगी। नहीं, नगरपालिका से गायब नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में नगरपालिका का जो कार्यालय था अलग अलग बिल्डिंगों में रहा और चेंज होता रहा है। इस वजह से बहुत सारी फाइलें मिसप्लेस हो गई हैं, पर फाइलें ढूंढने पे मिल जाती हैं, कोई भी फाइल गायब नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं दीपक वाजपेयी हूँ, पूर्व पार्षद रहा हूँ, पूर्व जिला युवक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष। अभी जो कुछ दिन पहले ये नगरपालिका में हार्वेस्टिंग का मामला आया है जिसमें 11 साल से फाइल गायब हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, मैं बताऊं, नगरपालिका जब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनकी बॉडी बैठी है, लगातार अनियमितताएं होती रही हैं। पूर्व में भी हमने कई बार ये मामला उठाया, रोडों को भी मामला उठाया, साथ में पूर्व में जो 1,1100 राशन कार्ड जो गायब हुए थे, गरीबी रेखाओं के बनाए थे बगैर आधार के, उन राशन कार्ड की जांच की मांग को लेकर भी हम कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था हमने और वो नगरपालिका में प्रदर्शन किया था। अब दूसरी घटना ये हुई कि अभी जो अपन भवन निर्माण की परमिशन लेते हैं, भवन निर्माण के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भी परमिशन ली जाती है, उसके लिए नगरपालिका अलग से 15,000 रुपये की राशि जमा कराती है। उस राशि की फाइल, उस राशि का ये रहता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगने के बाद
मकान मालिक अगर ये लगाता है तो उस राशि को वापस दी जाती है। लेकिन 2006 से 2017 तक की कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है यहाँ पर। और अगर वहाँ हम अपनी राशि वापस लेने जाते हैं तो नगर पालिका के लोग गुमराह करके भगा देते हैं। अब उनका ये कहना है कि वो फाइलें हमारी गुम हो चुकी हैं। मैं नगर पालिका सीएमओ से और जिला कलेक्टर महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार, क्योंकि एक व्यक्ति की नहीं है राशि, वो 15,000 जैसे लगभग साल भर में 5 से 5,000 या 500 मकानों की अनुमति प्रदान की जाती है। उसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की परमिशन लेना अनिवार्य रहती है। तो उस हिसाब से 15,000 लगाए यहाँ 15,575, तो यानी कि 7.5 लाख रुपए तो एक साल का ही राशि लोगों जनता से जमा करवाई गई है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष खबर आगरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत वर्ष छावनी विधानसभा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने एक कार्यक्रम के तहत मीडिया के सामने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने गरीब कल्याण और सुशासन के रूप में इस कार्यकाल के होने की बात कही। उनके अनुसार छावनी विधानसभा में 2,132 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिससे जनता को काफी लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 835 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से ताजगंज की तस्वीर बदल रही है और साथ ही 265 करोड़ की लागत से छावनी क्षेत्र के घर घर में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इस दौरान भाजपा नेता नवीन गौतम, अतुल गर्ग, सुनील करमचंदानी, विक्रांत धर्मेश, रोहित कात्याल आदि मौजूद रहे। ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले 9 साल में और माननीय विधायक जी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी प्रयास, निजी विधायक निधि के द्वारा छावनी विधानसभा में लगभग 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो स्मार्ट सिटी, आगरा स्मार्ट सिटी में नहीं है, केवल छावनी विधानसभा के 8-10 वार्ड हैं, तो 850 करोड़ रुपए केवल उनके प्रयासों से यहाँ हुआ है। मेट्रो का एक बड़ा पोर्शन उनके पास है, 800-900 करोड़ वो हिस्से मारे हैं। 250-300 करोड़ से एक जल जीवन मिशन में शुद्ध पेय के लिए ताज जोन में ओवरहेड टैंक बनाने का काम किया जा रहा है। और इसी प्रकार से तमाम सारी सड़कें, एक डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा है और रुई की मंडी पर एक ROB, वो भी कई करोड़ का है। इसी से हमने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जो 30 मई से लेकर 30 जून तक जो महासंपर्क जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसी के तहत हर विधानसभा के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं, उस दृष्टि से आज आप लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है। और 2017 में विधायक बना था, तब से लेके अब तक मेरी विधानसभा के अंदर 2,132 करोड़ के जो काम हुए हैं। इसमें जो मेन काम है, एक ROB 125 करोड़ की लागत से ये रुई की मंडी रेल का जो फाटक है वहाँ पर जो बनने वाला है, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 8 से 35 करोड़ के काम मेरी विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं ताजगंज क्षेत्र में। जो आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को सशक्त करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं उनकी इस योजना को पलीता लगाने का काम उनका सरकारी तंत्र और उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। ऐसा ही मामला भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमला का सामने आया है, जहां लाडली बहना योजना के लिए खाते का KYC जमा कराने के लिए 3 दिनों से चक्कर काट रही महिला सुखवती पति रामजी धुर्वे निवासी मंगारा आज भी वो बैंक आई, लेकिन आज उन्हें भीड़ में चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। अव्यवस्था का आलम कुछ ऐसा था कि भीड़ ने यह भी नहीं देखा कि नीचे महिला गिरी हुई है। लोग उसे पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गए। महिला सुबह 6 बजे से कूपन के लिए बैंक शाखा पहुंच गई, जहां लगभग 10 बजे तक काफी भीड़ हो गई। बढ़ती भीड़ के चलते बैंक परिसर में अव्यवस्था हो गई, जिसके चलते भगदड़ मच गई, जिसके चलते महिला चक्कर खाकर गिर गई और उसके दाहिने कान पर गंभीर चोट आ गई, जिससे उसके कान का पर्दा फटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस बारे में पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप कब से आ रहे थे बैंक? 6 बजे आई थी। और कितने दिनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं आप? 4 दिन से आ रही थी, तो कूपन नहीं दे रही थी सर। और बैंक मैनेजर द्वारा और उनके कर्मचारी द्वारा क्या क्या है क्या आपको?
तो मतलब आपको क्या बोलते थे वो लोग? वो बोल रही थी कि और आना कूपन लेना, ऐसी बोल रही थी। कूपन लेके तेरा काम होएंगे KYC, नहीं तो वैसे नहीं होंगे, ऐसी बोल रही थी। अच्छा। तो मैंने बोली कि उसको कि भैया कल आऊँगी, तो वो बोल रही 6 बजे आना तो कूपन मिलेगा तो तेरा KYC हो जाएगा, तेरा खाता बंद है, ऐसी बोलने लग गई जी। तो मैंने बोली उसको जी कि 6 बजे आऊँगी भैया, तो मेरा सही कर देना तो जी। ऐसी बोली उसको मैंने। आज 6 बजे 4 दिन से आते रहे। 4 दिनों से? हाँ, एक दिन 8 बजे आई, ते भी कूपन नहीं दी। अच्छा, आप कौन से गांव से आते हो? मंगारा। मंगारा से। हाँ, मंगारा से। और वहाँ पर क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ? वहाँ बैंक में? नहीं, मैं तरफ पर जान लग गई थी वहाँ जी। मेरे ऊपर से कूद गई वो, और पूरे हम नीचे हो गए, पूरे पब्लिक हमारी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। खबर एटा के अवागढ़ से है, जहां की ग्राम पंचायत नारऊ वीरनगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति के तत्वाधान में बुद्ध एवं भीम कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूर्य प्रताप सिंह ने किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बसपा आगरा के पूर्व मंडल जोन इंचार्ज बलवीर सिंह भास्कर, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश दिनकर, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा मनोज सागर, डॉक्टर रेवती प्रसाद, पशु चिकित्सा अधिकारी अवागढ़ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान बुद्ध एवं भीम कथा का वाचन कथावाचिका गुड़िया बौद्ध, श्रीनिवास गौतम एवं अर्चना बौद्ध ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। प्रधान जी, ये नारऊ वीरनगर में क्या कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं? यह कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति द्वारा बड़े मनोबल के साथ भगवान तथागत गौतम बुद्ध की बौद्ध कथा का आयोजन और भीम कथा का आयोजन चल रहा है जी। ये कब से कब तक जारी रहेगा? ये आज दिनांक 16 तारीख से लेकर और 22 तक चलेगा। ये किसके संयोजन में कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरी समिति के संयोजन में कार्यक्रम चल रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक में आज सफाई कर्मचारियों का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ विकास खंड मोहनलालगंज गोसाईगंज के पदाधिकारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों का निराकरण शासन सरकार द्वारा न किए जाने से नाराज होकर ब्लॉक मुख्यालय में मोहनलालगंज से तहसील तक विभागीय सेवा नियमावली पद्मावली पुरानी पेंशन अधिकार यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों कर्मचारी इस यात्रा में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक अध्यक्ष गोसाईगंज सुरेश कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम संघ के प्रांतीय अध्यक्ष क्रांति सिंह एवं महामंत्री बसंतलाल गौतम के निर्देशन में प्रदेश के 74 जनपदों में भी चलाया जा रहा है। मांगों का निराकरण सरकार एवं शासन द्वारा जल्द न कराए जाने पर 19 जून को जिला स्तरीय एवं 5 जुलाई को लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज ब्लॉक से मोहनलालगंज तहसील तक पैदल मार्च कर नायब तहसीलदार मोहनलालगंज को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं रामकिशन वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष लखनऊ, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। इसलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग काफ़ी विगत कई वर्षों से सरकार से शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, हमारा विभागीय प्रमोशन किया जाए, हमारा पदनाम परिवर्तित किया जाए और हमारी अन्य विभागों की भांति हमें ये पेरोल व्यवस्था समाप्त की जाए। हर विभागों में जैसे वेतन बगैर पेरोल के बनता है, उस तरीके से हमारे विभाग में भी पेरोल व्यवस्था बनाई जाए और भारत के प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आगे की क्या रणनीति, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये मार्च आप लोगों ने आज जो निकाला? अभी हमारे सभी तहसील स्तर के कार्यक्रम चल रहे हैं, लखनऊ में चल रहे हैं और 74 जनपदों में चल रहे हैं। तहसील के कार्यक्रम के उपरांत हम लोग 19 जून को रेजिडेंसी शहीद स्मारक पर पूरे जनपद का कार्यक्रम करेंगे और जिलों में अन्य मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे और उसके बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग 5 जुलाई को पूरे प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मचारी पूरे लखनऊ को कार्यक्रम करने के बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज का कार्यक्रम कहाँ कहाँ होगा, क्या रणनीति है? आज का कार्यक्रम हमारा गोसाईगंज ब्लॉक और मोहनलालगंज ब्लॉक की तहसील
एक होने के कारण ये दोनों ब्लॉकों के हमारे सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री, ब्लॉक कोषाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग ब्लॉक से आज यहाँ से पद यात्रा करते हुए तहसील पर SDM साहब को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और इसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम की रणनीति तय करेंगे वापस पुनः आने पर। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अभिलाष दीक्षित की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार मृत्युंजय राय का उनके आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पूरे प्रशासनिक अमले में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जांच में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि नायब तहसीलदार मृत्युंजय राय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मृत्युंजय राय ब्लड प्रेशर के मरीज थे और उनकी उम्र लगभग 59 साल की थी, जो गोरखपुर के कौड़ीराम के निवासी बताए जा रहे हैं। एडीएम डॉक्टर पंकज वर्मा ने बताया कि मृत्युंजय राय 1 साल पहले फरेंदा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर ट्रांसफर हुआ था और आज सुबह अपने कमरे के सोफे पर मृत पाए गए। शायद कल काम में ही हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। नायब तहसीलदार की मृत्यु की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक नायब तहसीलदार मृत्युंजय राय की पत्नी और 2 बेटियां हैं। नायब तहसीलदार की आकस्मिक मौत के बाद प्रशासनिक अमले में भी गम का माहौल है। तहसील फरेंदा में हमारे नायब जिला के श्री सत्येंद्र राय जी, जो अभी करीब 1 साल पहले यहाँ पर तैनात हुए थे, वो सुबह अपने कमरे में कमरा खोला गया तो अपनी कुर्सी पर मृत पाए गए। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनका रात में हार्ट अटैक या अन्य किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु हुई है, जिसकी अभी डॉक्टर्स के द्वारा उनको चेक किया गया है और उसके रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फॉरेंसिक टीमें सर आई थी जांच के लिए। फॉरेंसिक टीमों को एहतियात के लिए बुलाया गया, लेकिन परिवार के लोगों ने इस बात पर सहमति जताई है कि उनकी मृत्यु किसी अनजान कारण से नहीं हुई, कोई हार्ट अटैक या इस तरह की चीज़ों से हुई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सुनील पांडे के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।